नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात श्योपुर की, जहां पर कूनों का निरीक्षण हो रहा है। सीएम शिवराज ने कूनों का निरीक्षण किया है। पीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं देखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी साथ में मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, विजय शाह भी साथ में मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने स्कूली बच्चों और चीता मित्रों से भी बातचीत की। विस्थापितों से भी सीएम ने बातचीत की। गांव वासियों को धन्यवाद दिया। कहा, आपके त्याग के चलते एमपी में चीते आ रहे हैं। विस्थापित टोले मजरों को राजस्व ग्राम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सारी तैयारियां पूरी करी हैं और तैयारी पूरी करने के बाद सब तरह के प्रबंधों का जायजा लिया गया है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके पूरे पालन करने की पूरी तस्दीक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सारे विषयों का निरीक्षण किया और हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से ट्रांसलोकेशन चीतों का हो रहा है उसको पूरे अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में रखा जाए। 20 साल से यहाँ से गांव विस्थापित किए थे और तब से प्रतीक्षा थी, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से भारत एशिया महाद्वीप में यहाँ चीते समाप्त हो गए थे। उनका आना वाइल्ड लाइफ के लिए मैं सदी की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। बाड़े बने हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। भारत सरकार की टीम और मध्य प्रदेश सरकार की टीम ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की और अब इंतजार है 17 सितंबर के, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कूनों का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और विस्थापितों से वहां पर बातचीत भी की। बता दें, कई मंत्री भी उनके साथ थे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ थे। गांव वालों को मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया और बता दें आपको, कूनों में चीते आने वाले हैं। अफ्रीकी चीते आएंगे और उसको लेकर के उत्साह भी काफी ज्यादा सभी में है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश और बता दें आपको, कूनों में अफ्रीकी चीते आने वाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, कूनों का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां, कितना उत्साह? बिल्कुल उत्साह की बात तो है कि लंबे समय के बाद जो है वो भारत में या कहीं पूरे एशिया में चीते फिर से लौट रहे हैं और इसको लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां भी मध्य प्रदेश के कूनों में की गई हैं। आज खुद मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री यहाँ पर कूनों पहुंचे थे और उन्होंने पूरे इस इलाके का दौरा किया है और जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से जो बाड़ा बनाया गया है, इसके अलावा जो हेलीपैड बनाए गए हैं, जो वाइल्ड लाइफ का हॉस्पिटल तैयार किया गया है, उस सबको यहाँ पर देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है 17 तारीख को मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, यही कहने से पूरे देश को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आए थे और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के जो विजन है उसका एक बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से लगातार सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, इसके चलते जो है ये पूरा अभियान है वो मूल रूप ले पाया है। कि अभी प्रारंभिक तौर पर ये वजह जो है कि 8 चीते अभी मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन आने वाले समय में अफ्रीका से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं या जो लोग वहाँ के अधिकारी हैं उनसे लगातार बात कर रही है और आने वाले समय में और जो है वो मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद बात है। 17 तारीख को 8 चीते जो पहुंचेंगे उनको बाड़ों में छोड़ने का काम जो है पीएम मोदी जी करेंगे। उसके अलावा जो आज जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका भी ये साफ तौर पर ये कहना है कि ये बड़ी उपलब्धि है। इतिहास के हिसाब से देखें तो एक बड़ी घटना कही जा सकती है कि किसी देश ने किसी दूसरे देश से लेकर जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी उसकी फिर से पुनर्स्थापना की है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि और भी मतलब कुछ समय बाद और भी ज्यादा हम तस्वीरें देखेंगे। खुशी की बात यह है कि अभी बस ये तो शुरुआत है कि चीते आ रहे हैं, और भी ज्यादा हम बदलाव कुछ समय बाद कूनों में देखने को हमें मिलेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक समय वो था जब ये कूनों के जो जंगल हैं वो चीतों के लिए मुफीद थे और उस समय बड़ी संख्या में चीते जो है इस इलाके में पाए जाते थे। जब हम अब से कुछ देर पहले जब जंगल में अंदर थे तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हमारी बात हुई, कई बुजुर्ग जो थे उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि बहुत पहले यहाँ काफी संख्या में चीते रहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो चीते धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और वो लोग थे जिनको 20 साल पहले सरकार ने यहाँ से विस्थापित किया था, क्योंकि सरकार की ये मंशा थी कि आने वाले समय में यहाँ पर चीते लाए जाएं। और आज सीएम ने उन लोगों को धन्यवाद भी दिया और कहा है कि आप लोगों का जो त्याग है, जो आपने त्याग किया, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह स्थापित हुए, उसके चलते अब जो सपना था सरकार का वो पूरा होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी तो प्रारंभिक तौर पर 3 मादा और 5 नर चीते ही आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कूनों में चीतों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि 2009 में जब भारत में चीते को बसाने की बात हुई थी तो लगभग 10 लोकेशन जो हैं वो देखे गए थे जहां पर चीतों के लिए मुफीद इलाके थे। उनमें से सबसे अधिक मुफीद जो पाया गया वो कूनों पाया गया, क्योंकि यहाँ लंबे लंबे ग्रासलैंड्स हैं, पानी की व्यवस्था। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश के जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में गड़बड़ी मामले में सीएम शिवराज के हस्तक्षेप के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 दिन तक चली जांच में गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीपीएमके संचालक द्वारा द्वारका प्रसाद गुप्ता पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि क्रबको श्याम कंपनी और डीपीएमके की शिकायत हुई थी और जांच में यूरिया के परिवहन और वितरण में अनियमितताएं पाई गई। सीएम शिवराज ने खुद पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया था और अफसरों को जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, यूरिया मामले में बड़ी कार्रवाई हुई और कार्रवाई होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जांच चल रही थी और हस्तक्षेप मुख्यमंत्री का था तो ये तो होना ही था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन इस कार्रवाई पर भी अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये कार्रवाई पूरी हो गई है। अभी इसमें क्रबको श्याम कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ, उसकी अभी जांच चल रही है। हालांकि डीपीएमके और क्रबको दोनों पर ही ये आरोप लगे थे कि जो भी यूरिया जबलपुर संभाग में वितरित होना था उस यूरिया को प्राइवेट गोदामों में रख दिया गया था। तकरीबन 1200 टन यूरिया जब्त कर लिया गया और 800 टन से ज्यादा का यूरिया अभी भी उसकी जांच चल रही है कि वो यूरिया कहां पर है, प्राइवेट गोदामों में है, जबलपुर में है या आसपास के जिलों में उसे रखवाया गया है। तो अभी जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा एक एक्शन माना जा रहा है और इस एक्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इसके लिए कहा जाएगा कि उन्हीं के कारण ये जांच में जो खामियां पाई गई हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही घमासान शुरू हो चुका है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े कई संगठनों ने इसकी मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई का कार्य प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने किसानों की मांग का समर्थन किया। किसानों को जो फसल कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरुणा किस्म की जो धान है वो नवंबर तक एकदम तैयार हो जाएगी, सूख कर तैयार हो जाएगी। इसलिए धान की खरीदी की शुरुआत करें, एक बात। दूसरा बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक मुश्त जब धान इकट्ठा होता है किसानों का तो सरकार को भी यह तकलीफ होती है बारदाने की व्यवस्था कराने के लिए। तो इस तरह से पहले हरुणा किस्म की धान की खरीदी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो लॉन्ग वैरायटी की जो धान की जो किस्म है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से किसानों के धान की खरीदी होगी, सरकार को भी परेशानी नहीं होगा। हमने भी लगातार मांग की है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए और ये किसानों की मांग जायज़ है। राज्य सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ करे, ये किसानों के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में आवश्यक है। देखिए, धान खरीदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है धान खरीदी
दिसंबर से ही शुरू हो रही है। हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है और हर साल हमारा लक्ष्य बढ़ते जा रहा है और जिस हिसाब से मानसून भी लेट हो रहा है तो उसको देखते हुए यह कहना कि धान खरीदी 1 नवंबर से ही चालू की जाए उचित नहीं है। सरकार इस संबंध में जैसा किसानों के हित में होगा वैसा निर्णय करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, धान पर घमासान हो रहा है और पहली बार तो नहीं हो रहा है। एक तरफ से दावे कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं। आखिर आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति का अहम हिस्सा है और अहम रूप से इसे मुद्दा लगातार दोनों पक्ष हैं वो बनाते रहे हैं। इस बीच किसान संगठन है वो लगातार मांग करते हैं कि समय से पहले जो निर्धारित समय है सरकार की उससे पहले धान खरीदी हो, लेकिन जो निर्धारित समय है सरकार की हर साल धान की खरीदी होती है और लक्ष्य से अधिक धान का जैसे ही यहाँ पर खरीदी होती है, लेकिन अभी फिर से एक बार धान खरीदी का मुद्दा गरमा गया है। अनेक किसान संगठन हैं उन्होंने मांग की है कि 1 तारीख से धान की खरीदी की जाए और ऐसे में सरकार ने जो निर्णय लिया है कि चूंकि बारिश का भी समय रहता है और कई किस्म की जो वैरायटियां होती हैं धान की वो पक्की नहीं होती है, इसीलिए जो निर्धारित जो समय होता है उस पर धान की खरीदी होती है। किसानों की मांग को लेकर के जो भाजपा है उनके पक्ष में दिख रही है, किसानों के पक्ष में, और ये भली भांति जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 46 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं और एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर विपक्षी दल भाजपा हो, कोई भी किसान का जो मुद्दा है उसे छोड़ना नहीं चाहता। और चूंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है तो ये कही जा सकती है कि किसान और धान दोनों राजनीति के मुद्दे रहे हैं प्रमुख रूप से, और इसको लेकर के हमेशा राजनीति और बयानबाजी है वो जारी रहती है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल विकास प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्डिंग की 30 साल की लीज खत्म होने के बाद दोबारा 30 साल की लीज रिन्यूअल करने का यह बड़ा मामला है। ये हालत तब है जब पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है, फ्लैट्स में कई जगह दरारें आ चुकी हैं, कई जगह छज्जे गिर गए हैं। इसके बावजूद जर्जर इमारत की लीज 30 साल बढ़ा दी गई। बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि ये कभी भी गिर सकती है। ये जर्जर भवन के पीछे स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स का मामला है। रहवासी इसका विरोध कर रहे हैं। जर्जर मकानों में रहने को लोग मजबूर हैं और वहीं बीडीए का एक कारनामा सामने आया जहां पर लीज जो है 30 साल की थी और 1988 में यह मकान जब लिया गया था तो 30 साल हो चुके हैं और मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, हम जहां अंजलि कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं यहाँ पर छज्जे गिर चुके हैं, कई मकान जर्जर हो चुके हैं और जो यहाँ के रहवासी हैं लगभग सभी परेशान हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र बताइए, तो लापरवाही की बड़ी हम खुद तस्वीर सामने देख रहे हैं। 30 साल की लीज थी जो खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उसे रिन्यू कराया गया। आखिर कोई मर जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। हालांकि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा, नगरीय प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो जर्जर बिल्डिंग है प्रदेश भर में उनका सर्वे किया जाएगा। वहीं के इसके ऊपर उलट अब ये इस तरह से लीज रिन्यूअल कर दी गई है। जो जर्जर इमारतें हैं उनकी अगर 30 सालों तक और आगे रिलीज कर दी जाती है लीज, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये खतरे को निमंत्रण देने वाली बात है। पूरे मकान जो है जर्जर हो चुके हैं, हमने उसका मुआयना किया, जो उसके कॉलम में अपनी जगह छोड़ चुके हैं, छज्जे गिर रहे हैं, बावजूद उसको और आगे 30 साल की उसकी लीज बढ़ा दी गई है जर्जर फ्लैटों की। तो जहां लोग रह रहे हैं वो डरे सहमे, अब वो आगे जाकर बीडीए में अपना ज्ञापन देंगे, प्रभारी मंत्री को इसके बारे में शिकायत करेंगे। तो कह सकते हैं अब जो है रहवासी उनमें पूरी काफी आक्रोश नजर आ रहा है और बीडीए के इस जो 30 साल के आगे की लीज के खिलाफ वो लामबंद हो चुके हैं। ऋतु जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा रविवार को अधिकारियों पर आग बबूला हो गए। विधायक रामेश्वर शर्मा कोलार 6 लेन रोड निर्माण से पहले आने वाली समस्याओं के संबंध में दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब मौके पर पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी नहीं पहुंचे तो विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधीनस्थ अधिकारियों से कहा, वीआईपी बंगलों का काम जरूरी नहीं है, जनता के लिए सड़कें ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को ये बात समझ लेना चाहिए। हमारा काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना। नाराज होकर विधायक ने अपना दौरा रद्द कर दिया।
जनप्रतिनिधि का दौरा महत्वपूर्ण है। आप दौरे में पहले आइए, बंगले बाद में सुधरते रहेंगे। और जिन अधिकारियों को ये मुगालते हैं कि पहले बंगले सुधरेंगे, सड़कें बाद में सुधरेंगी, तो वो अधिकारी थोड़े सावधान हो जाएं और कान खोलकर सुन लें कि उन अधिकारियों को सड़कों पे आने में देर नहीं लगेगी। सड़कों की अगर खराब और माली हालत रहेगी तो जो अधिकारी बंगलों में बैठे हैं उन्हें सड़कों पे आना पड़ेगा। इसलिए पहले सड़कें सुधरेंगी, बंगले बाद में सुधरेंगी। और जिन अधिकारियों ने ये विलंब किया है उन अधिकारियों को भी सचेत होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलती की तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठकों का दौर लगातार जारी है। शनिवार को पहले दिन की बैठक में संघ प्रमुख ने अनुषंगिक संगठनों के कामकाज का ब्यौरा लिया और इसी के साथ ही कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सामूहिक चर्चा हुई। संघ के संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई। शनिवार को पहले दिन की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत 250 पदाधिकारी शामिल हुए। आज भी संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ की बैठक में हर दिन 12 संगठनों से चर्चा हो रही है। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।